इसके लिए हम जो न्यूमेरिकल बचा है अभी 8-10 न्यूमेरिकल है इस टाइप का, तो हम उसका लिंक आपको अपने पीडीएफ बनाकर आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 25 से 30 नंबर डेरिवेशन का आता है, तो 25 से 30 नंबर ही न्यूमेरिकल में आता है। और ये जो परिभाषा पूछता है बहुत कम पूछता है, इसीलिए दोस्तों न्यूमेरिकल लगाना ज़रूरी है। तो आप लोग न्यूमेरिकल लगाने में कंजूसी मत करिएगा और न्यूमेरिकल ज़रूर से ज़रूर लगा दीजिएगा। हम इसकी पीडीएफ बनाकर इसका लिंक आपके हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है दोस्तों, आइए थोड़ा सा देखते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जैसे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोस्तों, देखिए जब दो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, जैसे +q -q, तब इनके बीच आकर्षण लगेगा। यदि दो समान प्रकार के आवेश हों +q, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, ढकेलेंगे ना एक दूसरे को, इसीलिए। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरियों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पर इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार पहला नियम हमें क्या मिला, लगा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F समानुपाती Q1 Q2, और दूसरा क्या कह रहा है, इनके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरियों के, जैसे दोस्तों यहाँ पर है +q आवेश, एक बिंदु यहाँ पर है -q आवेश। देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा आकर्षण बल, क्योंकि विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेंगे। तो इनके बीच की दूरी r मान लो, और एक q। तो ये कूलाम का नियम क्या कहता है, Q1 Q2 उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो इसलिए दोस्तों हम उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रम तथा उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी क्या है, r है, तो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लो, फिर F बराबर 1/r², F के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए अब इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे, समीकरण 2 मान लो। अब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला निकल कर आता है, जैसे हम इनको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 योग 2 से, तो F बराबर हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 r²। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो देखो
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जब हम जानते हैं कि जब ये हटता है, समानुपाती का चिन्ह या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो के नियतांक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आगे F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों के क्या है, एक नियतांक है जिसके लिए एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है निर्वात अथवा वाई के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सुविधा के लिए हम के जगह पे मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सुविधा के लिए के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माना। सुविधा के लिए दोस्तों हम लोग मान ले रहे हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ताकि आगे हमको पढ़ने में और कठिनाई ना आए, बढ़िया से पढ़ सकें। तो इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। हम जानते हैं कि निर्वात अथवा वायु के लिए यहाँ पर के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। के बराबर क्या है दोस्तों, के बराबर है माध्यम का परावैद्युतांक। के बराबर माध्यम का परावैद्युतांक है। क्योंकि निर्वात अथवा वायु के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर कितना होता है, 1। निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर कितना होता है, 1। तो इसीलिए हम यहाँ पर के स्थान पर 1 रखेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप कॉपी के नीचे ही लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए तो F बराबर हो जाएगा हमारा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन। देखिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ऐसा बिंदु आवेश होना चाहिए जो स्थिर हो। ये नहीं कि उसमें धारा बहे या आवेश चले या धारा बहे, ऐसा आवेश नहीं होना चाहिए। ऐसा दो स्थिर हों, एक जगह पर रुके हों। स्थिर माने एक जगह पर रुके हों। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरियों के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। जैसे इस नियम के अनुसार, तो यहाँ पर देखिए नियम के अनुसार पहला समीकरण F Q1 Q2 यहाँ पर हो गया अनुक्रमानुपाती। उसके बाद में F
व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 एवं 2 को मिलाने पर देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा जिसको के। तो सुविधा के लिए हम लोग के बराबर 1/4πε0 के मान ले रहे हैं, जहाँ के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। इसीलिए हम जानते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है, इसलिए यह बराबर 1/4πε0 Q1Q2/r²। एवं मात्रक बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग नोट कर लीजिए। इसको जल्दी से 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक पर दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, यह बराबर 1/4πε0 Q1Q2/r²। निर्वात अथवा वायु के लिए 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, तथा जहाँ ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका दोस्तों इसका मान हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे निकाला जाता है। फिलहाल तो अभी तो यहाँ पर वैसे भी समझ लीजिए आप लोग, आगे हम इसको अभी निकालेंगे। देखिए, निर्वात के अतिरिक्त यदि कोई अन्य माध्यम है, यहाँ पर कोई रहेगा दोस्तों, कोई अन्य माध्यम है, तब F/1/4πε0 के Q1Q2/r²। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ परावैद्युत माध्यम का मान दिया हुआ है। तो जल के लिए के बराबर 81, धातु के लिए के बराबर अनंत, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 होता है, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। जहाँ यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर के क्या है, के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। के बराबर एक फार्मूला होता है, के बराबर ε/ε0। यहाँ एप्सिलॉन को परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। इससे हम लोग दोस्तों परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक का परिभाषा बना सकते हैं कि निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 तथा माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन के अनुपात को ही परावैद्युत माध्यम के कहते हैं। जैसे दोस्तों, निर्वात की वैद्युतशीलता ε0, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन को परावैद्युत माध्यम का वैद्युतशीलता कहते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक, अतः हम कह सकते हैं निर्वात के लिए यह बराबर 1/4πε0 Q1Q2/r², तथा कुचालक माध्यम के लिए, जैसे कोई भी माध्यम हो, ये कुचालक नहीं, कोई धातु हो या जल हो, अन्य माध्यम के लिए, और वैसे कुचालक माध्यम के लिए Fm बराबर 1/4πε0 के Q1Q2/r²। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 में भाग दे दिए हैं। समीकरण पहले में दूसरे का भाग दे दिए हैं। तो देखिए, भाग देने पर F/Fm और बटे इतना, तो ये सब तो कट जाएगा, एक केवल बचेगा। तो यहाँ पर बचा है F/Fm
बराबर 1/k। तो इसको दोस्तों ऊपर करेंगे तो k बराबर Fm/F हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला हमें, क्या परिभाषा निकला यहाँ से भी, यहाँ पर भी एक परिभाषा बन रहा है। जैसे देखिए दोस्तों, माध्यम में लगने वाला बल तथा निर्वात में लगने वाला बल, ये देखिए कुचालक माध्यम में लगने वाला बल है ना Fm, तो कुचालक माध्यम में लगने वाला बल Fm तथा निर्वात में लगने वाला बल F के अनुपात को परावैद्युतांक K कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ पर परिभाषा छोटा सा लिख देता हूँ। माध्यम में लगने वाला बल तथा निर्वात में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये परिभाषा निकल के आ गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जैसे देखिए, माध्यम में लगने वाला बल Fm तथा निर्वात में लगने वाला बल F के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते हैं। यह बल किसके किसके बीच लगता है, आवेशों के बीच। तो यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि किसी माध्यम में लगने वाले आवेशों के बीच लगने वाला, किसी माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा निर्वात अथवा वायु में लगने वाले आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, अब की बार हम क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का, एप्सिलॉन जीरो का अंकित मान तथा मात्रक। तो हम जानते हैं F बराबर टू बाई आर स्क्वायर होता है। इतना तो सबको पता होगा। और ये भी हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान 9 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। हमको किसका मान चाहिए, हमको चाहिए एप्सिलॉन का मान। तो यहाँ पर इसको इधर भेज देते हैं तो ये गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन जीरो बराबर 9 × 10⁻⁹ इंटू 4 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो दोस्तों, यदि हम इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा,
इसको यदि ऊपर लेके जाए एप्सिलॉन जीरो को तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो बराबर ये नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 गुणे 3.14 गुणे 9 गुणे 10 के पावर 9, ये हो गया। दोस्तों मात्रक तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर नीचे, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रतिकूलाम है ना, तो प्रतिकूलाम ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसका मात्रा जब गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा एप्सिलॉन जीरो बराबर 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर परत न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा दोस्तों। अब एप्सिलॉन जीरो का लगे हाथ बीमा भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एप्सिलॉन जीरो का बीमा इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, इसलिए हम लोग एप्सिलॉन जीरो की बीमा भी निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं एप्सिलॉन जीरो की बीमा। एप्सिलॉन जीरो की बीमे सूत्र देखिए दोस्तों, एप्सिलॉन जीरो की बीमे सूत्र कैसे निकाला जाता है। हम जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हमें एप्सिलॉन जीरो की बीमा चाहिए, तो हम एप्सिलॉन को इधर लेते हैं, F को इधर लेते हैं। तो F एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर चूँकि 1/4 पाई ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई बीमा उमा नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको हटा देंगे। तो बल का हमें पता होगा, बल का हमें पता चाहिए दोस्तों, बल का भी हम निकाल सकते हैं। बल बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ से हम बल का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली बल का पता होना चाहिए, आवेश Q का पता होना। इतना तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, 11 में पढ़ ही लिए होंगे, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए आगे, तो बल का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, बल का F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब जितना बीमा दिया है सबका बीमा हम लोग रख देंगे उसी के हिसाब से। तो देखिए कैसे रखते हैं, यहाँ पर करते हैं दोस्तों। एप्सिलॉन बराबर बल का बीमा क्या होगा, ML पे पावर MLT पे पावर -2, और फिर दूरी का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी का हो जाएगा आवेश क्यों, 2 आवेश है तो ATX का भी हो जाएगा और AT इसका भी हो जाएगा, और दूरी का हो जाएगा L स्क्वायर, क्योंकि दूरी का L होता है तो यहाँ पर R स्क्वायर है तो इसलिए L स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, M पे पावर -8, L पे पावर -8 और T पे पावर +2 हो जाएगा। और फिर ये तो है अपने स्थान पे ही आ जाएगा, ये सब ऐसे हो गया, ये हो गया AT, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2A और 2T हो जाएगा कि नहीं। हमको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, उसके बाद में देखिए आगे, फिर इसको भी हम लोग ऊपर लेके चलेंगे।
या तो ऊपर का पहले हम हल कर लेते हैं। तो ऊपर ये पूरा जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m पे पावर -1, l पे पावर -1, t पे पावर 4, a पे पावर 2, इतना हो गया बटे l स्क्वायर। फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, m पे पावर -1, l पे पावर -1 है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस -2 हो जाएगा तो l पे पावर -2, और t पे पावर 4, a पे पावर 2। ये हमेशा बड़े ब्रैकेट में रहता है दोस्तों। तो देखिए l पे पावर -1 तो ये दोनों जुट जाएगा ना, समान घात है और समान चिन्ह भी है तो जुट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4, a पे पावर 2। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हम लोग एप्सिलॉन 0 की बीमा याद कर लिए या निकाल लिए। इसलिए आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यदि आपको फार्मूला पता है तो आप बीमा निकाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का आंसर आ चुका है, m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4, a पे पावर 2, यही है एप्सिलॉन 0 का बीमा। इसी के आधार पर दोस्तों आप एप्सिलॉन 0 की बीमा निकाल सकते हैं। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। कल फिर अगली क्लास में न्यूमेरिकल लगाएंगे दोस्तों, कूलाम के नियम का। इसीलिए दोस्तों आप लोग कल न्यूमेरिकल के लिए तैयार होकर आइएगा। और दोस्तों हम ये भी कहते हैं कि जितना पढ़ाया जाए उतना आप लोग आज ही उसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चलकर आप लोग को बहुत दिक्कत आएगी। जितना पढ़ाया जाए उतना समझ के और याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से दोस्तों। इसी के आधार पर चलिए, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।